बड़े लेवल पे आयोजन हो रहा है अखिल भारतीय स्तर पर। देखिए, आज बहुत गौरवशाली दिन है काशी के लिए और काशी को सांस्कृतिक राजधानी मानकर देखने वाले भारत के लिए। अभी तक काशी से बड़े बड़े हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर निकले, लेकिन सरकार यहाँ पे एक इस स्तर का सम्मेलन करेगी, ये पहली बार हो रहा है। ये जगह भी जो संकुल बना हुआ है, ये सब एक नया उपलब्धि है काशी के लिए। और ऐसे में मैं अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ। ये बताइए कि अभी इस समय बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि देश आज़ाद कब हुआ। एक तरफ जो एक बड़ी अभिनेत्री है जो अभी राष्ट्रीय पुरस्कार भी पाई, उनका कहना है कि 1947 में जो देश आज़ाद हुआ वो भीख में मिला, असली आज़ादी 2014 में हुई। तो आपका क्या मानना है? उस भारत की पहचान अब वो किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा, अभी हमारी उनसे बात भी नहीं हो पाई है। और मैं समझता हूँ आज़ादी का अमृत महोत्सव जब भारत आज़ाद हुआ, उसको किसी को भी दागदार करने या नीचा दिखाने का हक नहीं होना चाहिए। नई बातें करनी अच्छी बात है, नो डाउट। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद द गार्डियन ने भी लिखा कि एक नया भारत शुरू हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हम अपने स्वाधीनता के इस महोत्सव को, अमृत महोत्सव को कम करके देखें। इसको गौरव से सभी को देखना चाहिए। हिंदू और हिंदुत्व पे सवाल हो रहे हैं, कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें अलग हैं, हिंदू और हिंदुत्व अलग है। जो लोग केवल चुनाव में हिंदू और हिंदुत्व दिखाते हैं, उनके लिए तो अलग अलग होगा ही। उनके लिए दिखाने का अलग है और अंदर रखने वाला अलग है। तो हम तो पता ही है हमको कि राहुल गांधी के लिए हिंदुत्व दो तरह का है, एक चुनाव में दिखाने वाला और एक अंदर से देश को नुकसान पहुंचाने वाला। क्या जय श्री राम का नारा लगाना भी अब लोगों को गवारा नहीं हो रहा? कह रहे हैं लोग कि राक्षस और निशाचर प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो इस तरह के नारे लगा रहे हैं। राशिद अल्वी साहब का कहना है रावण के दल को कभी भी जय श्री राम का नारा अच्छा नहीं लगता था। तो हमें ये चुनौती के रूप में लेना है। भारत में एक प्रवृत्ति लोग अपना रहे हैं जिसमें भारत की संस्कृति का, भारत के सभ्यताओं का, भारत के मान मर्यादाओं का वो लोग विरोध करते हैं। लेकिन अब उनसे भारत रुकने वाला नहीं है। जो राम का या जय श्री राम की मर्यादा का विरोध करते हैं, वो स्वयं ही देश में अलग थलग हो जाएंगे। धन्यवाद। और धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, यही वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं, हम लोग विकास के नाम पर पूरी तरह मुल्ते उतरे हैं। लेकिन अगर राम मंदिर बन रहा है तो उसकी भी चर्चा करेंगे। अगर हमारी दिवाली और होली बेहतर मनाई जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है तो उसकी बात भी हम करेंगे। परंतु मूल रूप से विकास विकास विकास। मोदी जी और योगी जी ने जो करिश्मे किए हैं देश के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो मूल्यों को बदला है, वो हमारे मुख्य आधार है। और विपक्ष तो बौखलाया हुआ है, दौड़ रहा है कि कैसे किस जात को, कैसे किस समुदाय को अपनी ओर खींचे। तो ये राजनीति बंद होनी चाहिए। और ये जो जितने दल हैं ना, ये चुनाव से चुनाव निकलते हैं। अब जनता भारत की बहुत जागरूक है। उत्तर प्रदेश तो राजनीति का गढ़ है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता राजनीति में यूपी से होके जाता है, तो यूपी को बरगला लेना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और बड़े बहुमत से जीते। इस बार अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव जी है जो जिन्ना की बात कर रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर ने भी जो है जिन्ना को कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो देश का बंटवारा बहुत आश्चर्य की बात है। जिस इंसान ने इस देश को तोड़ा, जिसने घृणा फैलाई, 20 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, हत्याएं हुई दोनों तरफ, ऐसे व्यक्ति को क्या आज़ादी दिलाई? मुझे लगता है उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर हम बात करें, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है मैदान में कूद पड़ी हैं। इसको लेकर के कल अमित शाह जो है वह वाराणसी में आए, उन्होंने संगठन के कार्यकर्ताओं को बैठक किया। उन्होंने काफ़ी लोगों को बताया कि किस तरह से चुनाव लड़ना है। ऐसे में कांग्रेस के राशिद अल्वी जो है, उनका एक बयान आता है कि राम का जो जाप करते हैं वो राक्षस हैं। क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ बहुत ही आपत्तिजनक है और संवेदनहीन बयान है। किसी भी धर्म पर या धर्मावलंबियों पर कुटाराघात करना, ये हमारे लोकतंत्र में परमिसिबल नहीं है। और राशिद अल्वी जी ने बात कैसे कही, मुझे बहुत आश्चर्य है।
सलमान खुर्शीद जी ने जो अपने पुस्तक में लिखा उस पर भी आपत्ति है, क्योंकि हमारा सबसे पहले संविधान यही कहता है और हमारा कानून कहता है कि जो हमारे लोग हैं, किसी भी जो समूह है, चाहे वो हमारा धार्मिक समूह हो या सामाजिक हो, उस पर कोई ऐसी बात ना की जाए जो उनको नुकसान पहुंचाती है, उनको मानसिक रूप से क्लेश देती है, तथा कहीं पर भी सामाजिक अगर एक टकराव की स्थिति आए तो ऐसी लेखनी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बहुत आश्चर्य है, और चुनाव के समय ऐसा लिखना, पता नहीं उनकी दृष्टि कहाँ है, किसी वोट बैंक पे होगी। तो ये वोट बैंक की राजनीति बंद होनी चाहिए। राष्ट्र में, लोकतंत्र में एक सेवा भाव से विकास की राजनीति होनी चाहिए, जो हमारी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। तो क्या लगता है, कोई 5% 10% लोग ऐसे होंगे जो हिंदी को समझते ना हो, पर लिखना बोलना मुश्किल अलग बात होती है। तो देवनागरी का प्रयोग और हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान ने दिया है, और इसलिए हमारी सरकारें निरंतर ये प्रयत्न करती हैं कि उसका 100% अनुपालन हमारे राजकीय कार्यों में हो। और क्योंकि भाषा हिंदी पूरे देश में स्वीकृत नहीं थी, इससे उसे 3 खंडों में बांटा गया, 3 क्षेत्रों में। ग क्षेत्र वो हैं जो पूर्णतः हिंदी में काम करने को तैयार हुए। उन राज्यों का पूरा लेखा जोखा केंद्र सरकार के साथ हिंदी में होता है। द्वितीय वो हैं जिन्होंने स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी को स्वीकार किया है, राजभाषा को। और तीसरे स्तर पे वो राज्य हैं जिन्होंने हिंदी को अस्वीकृत किया है। परंतु इन तीनों स्तरों के लिए अलग अलग मानक हिंदी के उपयोग के लगाए गए हैं, और उन मानकों के अनुरूप वो काम कर रहे हैं कि नहीं। केंद्रीय कार्यालय हो या केंद्र के प्रदेशों में कार्यालय हो, उनका हम जो है वो निरीक्षण करते हैं। राजभाषा समिति जो सांसदों की है, और आज राजभाषा संसदीय समिति के कई सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। मैडम, अगर बात करते हैं कि जिस तरह से अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है, और इसका आयोजन हमारे गृह मंत्री जी के आह्वान पर हुआ है। हिंदी के संवर्धन के लिए, हिंदी के महत्व को बताने के लिए, समझने के लिए, उसके विस्तार के लिए निरंतर प्रयास होते रहते हैं। और ये अमृत महोत्सव का वर्ष है, और खुद महात्मा ने कहा था कि जिस देश की अपनी स्वयं की राष्ट्रभाषा ना हो, देश गूंगा होता है। तो राजभाषा के रूप में जो संविधान में हिंदी को जगह मिली है, उस हिंदी की प्रगति कितनी हुई, उसमें क्या और भविष्य में करने की आवश्यकता है, हिंदी का संवर्धन कैसे हो, कैसे उसको लिंक लैंग्वेज पूरे देश की बनाई जाए। तो इस प्रकार इस बातों पर चर्चाएँ होंगी। पहले तो हमारा जो है वो ओपनिंग सेशन है, ये हमारा प्रथम सत्र है, और इसके हमारे अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, और उन ग्रुप्स में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि राजभाषा की कितने दूर आई और कितने दूर जाना है। आज़ादी की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में काफ़ी गिरावट भी आई है। स्कूलों में अगर देखा जाए तो जो पढ़ाई होती है, अधिकतर बच्चे हिंदी में ही फेल होते हैं। तो क्या हिंदी और भी ज़्यादा? पहली बात तो ये है कि राजभाषा का जो स्थापित किया गया वो अभी राजकीय कार्यों में किया गया। और प्रथम तो हमारी चिंता यह है कि अंग्रेज़ी को जाना चाहिए। अंग्रेज़ी को जब तक हम लोग अपने क्रियाकलापों से, दैनिक कार्यों से नहीं हटाएंगे, परीक्षाओं से नहीं हटाएंगे, शिक्षा से में कम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने राजकीय कार्यों में उसको नहीं हटाएंगे, तब तक हिंदी का संवर्धन या किसी क्षेत्रीय भाषा का भी उचित संवर्धन नहीं होगा। तो इसलिए जो आपने कहा, लोग हमेशा ये करते हैं कि जो विषय उनका अच्छा होता है उस पर कम मेहनत करते हैं, और इसीलिए हिंदी को आखिर में तैयार करते हैं बच्चे, और उनके नंबर कम हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। तो ये तो परिवार की एक दायित्व है कि हम अपने बच्चों को अपनी स्थानीय भाषा और अपने राजभाषा में प्रवीण करें, क्योंकि अपनी भाषा में अभिव्यक्ति हमेशा अच्छी होती है। मातृभाषा हो, स्थानीय भाषा हो या राजभाषा हो, इसको समृद्ध करना होगा। और आपको भी जानकर खुशी होगी कि 57% ऐसे लोग इस देश में हैं जो हिंदी जानते हैं। तो हिंदी का संवर्धन हो रहा है। जब हमारा संविधान था तब 41% था, 57% है।